अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अली हमज़ा और मैं हूँ आप लोगों का फिजिक्स टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक नंबर 2, जिसका हमारे पास नाम क्या है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसे कि आप सब लोगों को पता है तो वेक्टर एडिशन के बारे में तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हम लोगों ने किसी भी वेक्टर को ऐड किस तरीके के साथ करना है, बाय यूजिंग द हेड टू टेल रूल। लेकिन हम लोग वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ भी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने फिर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर तो बताया हुआ है कि किसी भी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू किसी खास डायरेक्शन में होना क्या कहलाता है हमारे पास, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट को मैं डिफाइन कैसे करूंगा, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर in certain direction। मतलब क्या, हमारे पास किसी भी वेक्टर की जो इफेक्टिव वैल्यू होगी उसका किसी खास डायरेक्शन में होना। मीन दैट अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, सपोज दैट वेक्टर p मैंने ड्रॉ किया हुआ वेक्टर को p की बात कर लेते हैं। तो अब अगर इसकी खास वैल्यू कौन सी होगी, एक इसकी वैल्यू लॉन्ग x एक्सिस होगी, एक इसकी वैल्यू लॉन्ग y एक्सिस होगी। अब जो इसका x और y दोनों की डायरेक्शन कोई ना कोई खास है और दोनों की कोई ना कोई इफेक्टिव वैल्यू भी है, तो फिर जो x और y होंगे वो क्या कहलाएंगे, इस वेक्टर के कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। फिर क्वेश्चन आता है कि सर फिर कंपोनेंट्स अगर कहलाते हैं तो साथ में रेक्टेंगुलर का वर्ड क्यों यूज किया है। हमारे पास किसी भी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, एक दूसरे के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर होंगे, वो हम लोग क्या कहेंगे उनको जी, वो हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। फिर से बता रहा हूं, अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, क्या हो, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, तो वो दोनों कंपोनेंट्स क्या कहलाएंगे, हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक हमारे पास x एक्सिस है एंड द सेकंड वन इज y एक्सिस। साथ साथ चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और मोस्टली सिलेक्टेड है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास सपोज दैट दो वेक्टर्स हैं, एक मेरे पास वेक्टर है ON और एक मेरे पास वेक्टर है OM। कितने वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं, एक मेरे पास वेक्टर OM है, एक मेरे पास वेक्टर OM है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया है जी, हमने अब इनको ऐड करना है। तो हमारे पास वेक्टर एडिशन का सबसे पहला रूल क्या है, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग क्या है, मैंने दूसरे वेक्टर जो कि क्या है ON है, मैंने इसको उठा के वेक्टर फर्स्ट जो कि OM है इसके ऊपर मैंने रख दिया। मतलब क्या, ये जो वेक्टर है मेरे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये बेसिकली कौन सा वेक्टर है, ये मैंने ON उठा के यहाँ पर इसके ऊपर रख दिया है। तो देखते हैं क्या मैंने हेड टू टेल रूल को फॉलो किया है। तो क्या देखते हैं हम लोग कि मैंने सेकंड वेक्टर की ये जो टेल है ये मैंने फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर रखनी थी। तो फिर मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास वेक्टर आ गया। सपोज दैट इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया है कि ये वेक्टर A है और ये वेक्टर मेरे पास क्या है, B है। तो फिर इन दोनों को मैंने बाय हेड टू टेल रूल जब ऐड कर दिया है तो थर्ड हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है और वो कहां से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अब यहां पर तो दो वेक्टर्स हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, A है, तो इसकी टेल से स्टार्ट होता है टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो लास्ट वेक्टर कौन सा है, मेरे पास ये वाला है, तो इसके हेड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। और ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर D, इसके इक्वल ये हमारे पास। अब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास वेक्टर A जो है इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। वेक्टर A के जब हम लोग कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका
वर्टिकल कंपोनेंट आ गए, तो वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग क्या किससे डिनोट करेंगे, y कंपोनेंट से। तो इसको मैं लिख लूंगा a y। तो मैंने वर्टिकल कंपोनेंट को क्या लिख दिया, a y लिख लिया, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जो कि इसके अलोंग होगा अलोंग x एक्सिस, इसको मैं लिख लूंगा a x। उसके बाद ये मेरे पास वेक्टर b मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पर, ये वेक्टर b उठा के मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो इसके कंपोनेंट ड्रॉ कर लेते हैं जी। इसका y कंपोनेंट यहीं तक होगा से। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि इसके y कंपोनेंट को p पॉइंट से लेकर यहां तक r पॉइंट तक ड्रॉ कर लेते हैं। नहीं, जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वहीं तक जाएगा। जैसे कि वेक्टर a का यहां से m से स्टार्ट होकर इसी के अकॉर्डिंग है ना, ऐसे ही वेक्टर b का p से स्टार्ट होकर इसी पॉइंट तक जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका जी b y कंपोनेंट हो जाएगा, और ये इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको मैं क्या करूंगा, b x करूंगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद अब हमने क्या किया, हमने वेक्टर a और वेक्टर b दोनों के कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए, लेकिन हमारे पास जो थर्ड वेक्टर भी है जिसको मैंने क्या नाम दिया है, रिजल्टेंट वेक्टर का, तो मैं उसके भी कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेता हूं। तो थर्ड वेक्टर क्या है, o से लेकर p तक है, तो इसका जो हमारे पास कंपोनेंट आएगा y कंपोनेंट, वो बिल्कुल नीचे तक आएगा, यहां तक। तो यहां से लेकर यहां तक जो मेरे पास कंपोनेंट है वो किसका है, ry का। ऐसे ही इसका x कंपोनेंट क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक, यही तो ये एक्सपेंड है ना हमारे पास, तो यहां से o से लेकर r तक जो हमारे पास कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, rx कंपोनेंट होगा, इस पॉइंट तक हमारे पास। इज दैट क्लियर? ये हमारी डायग्राम कुछ हद तक कंप्लीट होगी, साथ साथ इसको हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले रिजल्टेंट के x कंपोनेंट को कैलकुलेट करते हैं। x कंपोनेंट को कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग लेते हैं इसकी x एक्सिस वाली साइड। तो क्या है हमारे पास OR। अब देखिए गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास O से लेकर R तक जो चीज है इसको मैंने लिख लिया OR के फॉर्म में। इसको मैंने वैसे OR लिख लिया। OR को मैं दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकता क्या, OR को मैं लिख सकता हूँ यहां से लेकर यहां तक प्लस यहां से फिर यहां तक। मीन दैट क्या, OQ प्लस QR, OQ प्लस QR मैंने लिख लिया। मतलब क्या, अगर मेरे पास यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है वो 10 है, गौर से समझिएगा, अगर मेरे पास O से लेकर R तक जो वैल्यू है वो 10 है, लेकिन O से लेकर Q तक जो वैल्यू है वो सपोज दैट मेरे पास 7 है, और Q से लेकर R तक कितनी है, 3 है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 10 इज इक्वल टू 7 प्लस 3। सेम लाइक दैट मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने OR को किसके इक्वल लिख लिया, यहाँ से लेकर O से लेकर R तक मैंने OR लिख लिया, उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक OQ प्लस QR, OQ प्लस QR। तो ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। इज दैट क्लियर? इसके बाद अब हमने क्या किया कि OR वैसे ही लिख लिया, OQ वैसे ही लिख लिया, लेकिन जो हमारे पास QR है, QR जो है इसको देखें, जो QR है क्या ये MS के बराबर नहीं है? मीन दैट जो ये वाला फासला है वो इस फासले के इक्वल नहीं है क्या? इक्वल है बिल्कुल। तो मैं लिख सकता हूं QR इज इक्वल टू MS। तो मैंने लिख दिया QR इज इक्वल टू MS, मैंने यहाँ पर शो कर दिया। उसके बाद जी अब मेरे पास देखें OR किसके इक्वल था, यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है उसको मैं किसके इक्वल शो किया, RX के इक्वल। मैंने उसकी जगह पर RX लिख दिया। OQ देखें, यहां से लेकर O से लेकर Q तक किसके इक्वल है, AX के इक्वल है, मैंने OQ की जगह पर AX लिख दिया, इसी सी बात। उसके बाद MS जो है, MS किसके इक्वल था, BX के इक्वल था, तो मैंने क्या लिख दिया, BX के। मीन दैट अब सिंपल सी इसके अंदर एक बात है कि मेरे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट आया है वो आप लोगों ने नोट किया होगा कि वो दोनों वेक्टर के x कंपोनेंट के सम के इक्वल है। कौन से दो, a और b। मैंने दो वेक्टर यूज किए ना उसके अंदर, एक वेक्टर a एक वेक्टर b। तो वेक्टर a का x कंपोनेंट और वेक्टर b का भी x कंपोनेंट, दोनों के जो x कंपोनेंट का सम होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर के x कंपोनेंट के इक्वल होगा। इसी बात को मैंने यहां पर लिख दिया, x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट
जो कि Rx है इज इक्वल टू द सम ऑफ x कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स। अगर यहाँ पर मैं c वेक्टर भी देता तो फिर क्या आना था, यहाँ पर इसके साथ क्या आ जाना था प्लस cx। अगर मैं यहाँ पर d वेक्टर भी देता तो क्या आ जाना था प्लस dx प्लस ex प्लस fx अप टू सो ऑन। मीन दैट जितने भी वेक्टर यहाँ पर हो उन सब के x कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं जी y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। उसके लिए हम लोग अलोंग वर्टिकल आ जाते हैं। तो वर्टिकल देखिए मेरे पास एक वैल्यू है pr मेरे पास वैल्यू है, मैंने यहाँ पर pr लिखा। अब pr को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, एक मेरे पास है sr प्लस sp या ps करें। तो मैंने इसको ऐसे ही किया, मैंने pr को कितने से डिवाइड कर दिया, दो में, एक sr और एक ps में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। और आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो हमारे पास sr है, sr जो है वो mq के इक्वल है। मीन दैट जो ये वाली मेरे पास वैल्यू है, लेंथ है, वो इस लेंथ के बराबर नहीं है। तो फिर जो sr होगा वो किसके इक्वल होगा, mq के इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया, कर लिया sr को किसके इक्वल लिख दिया, mq के इक्वल। तो इस sr की जगह पर मैंने mq को मेंशन किया। तो अब इज इक्वल टू सॉरी प्लस ps आ गया मेरे पास। तो pr किसके इक्वल था, यहां से लेकर यहां तक ry के इक्वल था, मैंने वो लिख लिया। mq, ये mq किसके इक्वल है, ay के इक्वल है, तो मैंने क्या कर लिया, ay लिख लिया। और ps ये किसके इक्वल है, by कंपोनेंट के इक्वल, तो मैंने इसको इक्वल by लिख दिया। मीन दैट फिर वही बात हमारे पास आ जाएगी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट होगा वो गिवन वेक्टर्स के तमाम y कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। फिर से बता रहा हूं कि अगर यहां पर मैंने थर्ड वेक्टर दिया होता तो क्या होना था, प्लस cy प्लस dy एंड अप टू सो। तो यहां पर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। आई होप सो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स तो ड्रॉ कर लिए, लेकिन अब हमने क्या करना है, कंपोनेंट से वेक्टर ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या है कि r इज इक्वल टू rxi, rx उसका x कंपोनेंट है और i उसका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन के लिए है, और x की डायरेक्शन को हमेशा कौन सा यूनिट वेक्टर शो करता है, i यूनिट वेक्टर उसको शो करता है, और प्लस r बाई j आता है। उसके बाद इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। rx किसके इक्वल था, ax प्लस bx, मैंने वो पुट कर लिया। और ry किसके इक्वल था, ay प्लस by, मैंने वो पुट कर लिया। मेरे पास वेक्टर आ गया, लेकिन हमने क्या करना है, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट करनी है ना। वेक्टर के लिए दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है उसको इसके साथ शो करते हैं, साइड पे दोनों लाइंस के साथ, इंटरमीडिएट कहते हैं इसको। तो क्या कहते हैं जी, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर थर्ड होता तो उसका भी स्क्वायर ले लेता था, 4 होता उसको भी स्क्वायर ले लेता। तो rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर, rx की वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दी और ry की वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दी। हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें तो हमारे पास फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ry ओवर rx। बेसिकली जो हमारे पास फार्मूला है वो है जी tan थीटा इज इक्वल टू ry ओवर rx। लेकिन हमें आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास थीटा होता है यही हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन को शो करता है। तो सबसे पहले हमें थीटा कैलकुलेट करना होता है। तो tan बजाय क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। मैंने वही किया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ry ओवर rx। और ry किसके इक्वल था, हमारे पास ry था ay प्लस by। तो मैंने ry की जगह पर क्या लिख लेना, ay प्लस by। उसके बाद ये rx किसके इक्वल है, उसकी जगह पर मैंने लिख लेना ax प्लस bx। तो मैंने उसकी जगह पर वो लिख लिया। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आते हैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ बता दूं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं जिनको हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। इनके जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं और इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट समझते हैं कि इसको हम लोगों ने जीरो लिखा होगा। इसके ओरिजिन पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं लिखा जाता, यहाँ पर ओ लिखा जाता है। ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। ओरिजिन से राइट साइड पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मीन दैट इधर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी।
और इस साइड पर हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है, मीन दैट इस साइड पर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ओरिजिन से ऊपर y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, ओरिजिन से नीचे y की सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। अब हमारे पास इसको 4 क्वाड्रेंट्स में तकसीम किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको माइंड में रखना है। अब हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास rx देखना है कि कौन से कंपोनेंट पॉजिटिव है, कौन सा कंपोनेंट नेगेटिव है, मीन दैट x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, y पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास दो ही साइड्स आ रही हैं, एक x की ये वाली साइड और y की ये वाली साइड, और x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो मीन दैट rx और ry दोनों कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रहेंगे। ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखें तो देखिए हमारे पास y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी इसके अंदर, तो मैंने क्या लिख दिया, rx क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, लेकिन y की इसके अंदर पॉजिटिव है, तो मैंने क्या किया, y की पॉजिटिव ही मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिया। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास x की देखिए फिर से नेगेटिव वैल्यू है, तो मैंने नेगेटिव लिख ली, लेकिन अब y का जो है वो तो नेगेटिव कंपोनेंट नहीं आ रहा, तो फिर y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ऐसे ही फोर्थ के अंदर x फिर से पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, तो हमारे पास इसको हम लोग ऐसे ही मेंशन कर लेंगे। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और आता है कि हम लोग एंगल्स की कैलकुलेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके के साथ कि अगर हम लोग इसकी वैल्यूज पर लिख दें, ये हमारे पास पॉजिटिव y, ये हमारे पास नेगेटिव y, ये हमारे पास पॉजिटिव x और ये हमारे पास नेगेटिव x। अगर हमारे पास सपोज दैट कोई भी वेक्टर हो इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंगल की वैल्यू याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो हमारे पास इसके अंदर जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू फाई। फाई क्या है हमारे पास, कि जो हमारे पास वेक्टर एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ, हमने वही वैल्यू यहाँ पर लिख देनी होती है कि एंगल की वो वाली वैल्यू है हमारे पास। फिर दूसरी बात, अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर हो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास वेक्टर होगा इसके एंगल की वैल्यू क्या होगी, हमेशा एंगल कहां से कैलकुलेट करना है हमने, पॉजिटिव x एक्सिस से, और करना किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आएगी हमारे पास, ये यहां से लेकर यहां तक, ये हमारे पास कितना बनता है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास बनता है 180, लेकिन यहां पर इसका जो नेगेटिव के साथ है वो सपोज दैट 5 है, तो फिर क्या होगा, क्या पूरा 180 एंगल बन रहा है, नहीं, 180 में से कितना कम है, 5 कम है, तो फिर क्या आएगा 180 माइनस 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू। ऐसे ही अगर हम लोग बनाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा की वैल्यू, तो क्या होगा, इसको हम लोग इस तरीके के साथ घुमा के सपोज दैट ये मेरे पास आ गया वेक्टर यहां तक आ गया, बात की समझ आ गई, और ये हमारे पास क्या है, इसके साथ एंगल है इसका फाई। तो अब क्या हो गया, यहां से लेकर ये हमारे पास इसका एंगल आ गया जी फाई। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 180 से थोड़ा सा ज्यादा एंगल है, तो एंगल कितना ज्यादा, 180 से 5 ज्यादा, तो 180 प्लस 5 मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके चलेंगे एंगल को, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, उसको भी दो तरीकों के साथ लिख सकते हैं। एक हम लोग लिख सकते, देखें यहां से लेकर यहां तक कितना बनता है, 360 बनता है, सॉरी 270 बनता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 270 प्लस 5, जो ये वाला एंगल बनेगा। हाँ, बता आप इसको दूसरे तरीके के साथ लिख सकते हैं कि 360 माइनस 5 भी आप इसको लेके चल सकते हैं। आई होप सो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आया होगा। इसको रिमाइंड करें, बार बार वीडियो को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर करें। एमसीक्यूज में भी इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।